हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी क्या चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। तो आज उस क्रम में हमारा कितना अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है। और 25 अक्टूबर को हम लोग प्रश्न आपको दे चुके थे। जो क्वेश्चन है आपको हम लोग दे चुके थे, और क्वेश्चन की जो आंसर है, मॉडल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों में सतत विकास के लिए जलवायु वित्त की प्रबल आवश्यकता है। देखिए, इसमें क्या करें, क्लाइमेट फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि विकासशील देशों में विकासात्मक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में जो आपके क्लाइमेट फंड है, जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका का आकलन करें। ये हमने क्वेश्चन हमको पहले मॉर्निंग में भेज दिया था, ठीक है ना। अभी थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से मैं डेली नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। मतलब डेली मिल तो जाता है आपको, क्वेश्चन आंसर डेली मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा और लेट हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे हमने आर्थिक रूप से बताया, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाल ही में आर्थिक जारी। देखो, मॉडल आंसर क्या बना सकते हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जो कमज़ोर देश हैं 2030 तक चूँकि लक्ष्य को पूरा करना है, तो लगभग कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, 8.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, इंटर गवर्नमेंटल, आपने देखा क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसमें आपने देखा होगा, क्योंकि विकासशील देशों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, बिल्कुल थोड़ा सा लिखना है, हमें ज़्यादा लाभ के बारे में बताना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम समस्या लिख देंगे, जैसे विकासशील देशों के बारे में सामाजिक स्थिरता, बेरोजगारी, भुखमरी, पर्यावरण समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, बेरोजगारी भी लिख सकते हैं। इसमें अन्य समस्याएं लिखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब सुरक्षाएं होती हैं। अब अगर जलवायु वित्त आ गया तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं। देखो, जलवायु वित्त के पूरा होने से आपने देखा होगा कौन कौन से लक्ष्यों की उद्देश्य पूरी हो, जैसे सतत विकास लक्ष्य। अब सतत विकास लक्ष्य में तो सब तो 17 तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो मेन मेन हमें लिखना पड़ेगा जो हमारे राजनीतिक आर्थिक फैक्टर से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हमने देखा, एसडीजी फर्स्ट हो गया, एसडीजी सेकेंड, थर्ड, एसडीजी फोर्थ। फर्स्ट गरीबी उन्मूलन, भूखमरी, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल आपने हो गया, स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानीय आपने देखना, जलवायु परिवर्तन के बारे में हो गया। अब वित्त से क्या है, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कृषि तथा खाद्य सुरक्षा को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे मैंने इसमें लिखा तो आपने देखा होगा कि ये छोटा सा अगर एग्जामिनर आ जाए तो ये इस तरह बनता है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको बना दूँ, देखो ये, तो इस तरह आपका क्वेश्चन जब बनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया ये वाला पूरा, है कि नहीं। उसके बाद आपने देखा थोड़ा सा नीचे इधर लिख दिया। देखो, एग्जामिनर को हमें बहुत, एग्जामिनर हमसे ज़्यादा होशियार है, आप ये समझिए। वो केवल एक लाइन में देख लेगा, तो डायग्राम में जो अगर मेन मेन चीज़ें मिलेंगी आर्थिक वित्त के बारे में यहाँ पर, तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब हम आगे क्या लिख देंगे, योजनाओं को चला करके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जलवायु वित्त था, अब कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। जैसे हमने देखा, वित्तीय सहायता फिर जलवायु परिवर्तन में होगी, माइग्रेशन से रोका जा सकता है, ठीक है ना, सतत सामान्य ऊर्जा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हरित जावी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ऐसे लिख लीजिए, प्रोत्साहित की, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, धारणीय कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद हरित आधारभूत संरचना, जैसे हरित निवास हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, ये सब हमने देखा, कोई भी चीज़ है तो प्रदूषण कम से कम होगा कि नहीं होगा। पर्यावरण लक्ष्य, जैसे नेट जीरो उत्सर्जन के बारे में भी लिख सकते हैं, नवीकरणीय स्रोत के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्यावरण लक्ष्यों को, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए, जो ये क्वेश्चन होगा, मैं अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, तो मैं कुछ दिन बाद आपकी पीडीएफ भी देने लगूंगा इसमें। तो जैसे अभी पीडीएफ होगा, बढ़िया से क्वेश्चन सब लोग करेंगे। और एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन आंसर फ्रीज के बगैर आपका काम होना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट का है। तो जीएस पेपर फर्स्ट में आपने देखा होगा कि ये तो सबको आता होगा, और देखिए पढ़ा सब लोगों ने, बस हमें लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम बता सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई सब लोगों को मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और क्वेश्चन पूछा, भारत में ब्रिटिश एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया, इस कानून के राजनीतिक तथा आर्थिक परिणामों के बारे में लिखना। तो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे दो, बहुत सारी नहीं लिख, केवल बक्सर की लड़ाई में एक लाइन में लिख देना है, ठीक है ना। बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा राजनीतिक तथा आर्थिक आर्थिक परिणामों के संदर्भ में लिखना है। अब देखिए, जो बक्सर का युद्ध होता है, जो बक्सर का युद्ध होता है कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अब किसके किसके मत होता है, मैंने केवल एक लाइन में बता दिया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो सेना थी वो किसकी थी, हेक्टर मुंडो, तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, अवध का नवाब कौन था, सुराजुद्दौला के मत हुआ। अब इसमें अंग्रेज जीत गए, तो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होते हैं, बस ऐसे थोड़ा सा देखिए, आप लिख रहे हैं इसमें से, है ना।
तो बहुत कुछ कठिन नहीं है। अब देखिए इसमें राजनीतिक परिवर्तन में क्या आता है। बक्सर की देखो भारत की सत्ता पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, क्योंकि अब कठपुतली सरदार बनाने लगे, है ना। अभी देख लेंगे कैसे। अब आर्थिक समृद्धि द्वैत शासन को लागू कर दिया कि इलाहाबाद, जैसे आपने देखा इलाहाबाद की संधियाँ वगैरह आ जाती हैं, है कि नहीं। तो आपने ये सब आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा है राजनीतिक परिणाम। देखिए जो राजनीतिक परिणाम है इसमें हमने ध्यान दिया होगा, जो राजनीतिक परिणाम है अंग्रेजों के हाथ में क्या आ गई, सत्ता आ गई, ठीक है। तो अपने मन मुताबिक वो शासन करने लगे। कठपुतली सरदार बनाना है निश्चित किया। नोटबंदी वगैरह ये सब आपने देखा होगा, ठीक है ना। उनको आपने देख लिया कि जो दिल्ली के बादशाह थे उनमें क्या हुआ, पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया, कई सारी व्यवस्थाएं लागू कर दिया, है कि नहीं। जब द्वैत शासन ले आ गया, सैनिक व्यवस्था पर निगरानी रखने आने लगी। बंगाल बिहार उड़ीसा की राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना हो गई। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, लेकिन अन्य भी चीज़ें लिख सकते हो और इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो आप। बस आपको वहाँ पर 7 मिनट में प्रेजेंट करना है। तो प्रोजेक्ट पे देखो जो चीज़ें आ जाए वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अब आप सोच करके लिखें तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फिर धीरे 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 हमें कम समय में ज़्यादा शब्दों को लिखना रहेगा। अब देखिए आर्थिक परिणाम क्या रहेगा। आर्थिक परिणाम में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि आ गई। इलाहाबाद संधि के परिणाम स्वरूप यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और 1972 में आपने देखा वारेन हेस्टिंग के समय क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया था। हालांकि द्वैत शासन, नवाब के पास क्या केवल राजनीतिक अधिकार थे, अंग्रेजों के पास केवल रेवेन्यू अधिकार बचाया गया, है कि नहीं। तो आपने देख लिया कि इसमें कैसे आपका। अब उसके बाद देख लेते हैं बक्सर में की गई आर्थिक संधि का बहुत सारा धन अंग्रेजों को देना पड़ा, यानी कि आप इसे कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस कह सकते हैं, ठीक, दादा भाई नौरोजी का, है ना। अब देखिए इसका प्रभाव न केवल राज्य के सिंगाफर तक सीमित रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग हर किसान तक सब प्रभावित रहे। इस प्रकार कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध भारतीय प्रभुसत्ता के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दरवाजे खुल गए और भारतीय शासकों की क्या हो गई, कमजोरियां आ गई। तो देखिए इसमें जो आपको एग्जामिनर वहाँ पर जैसे सीट मिलेगी, तो एग्जामिनर को जब सीट मिलती है ना, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, थोड़ा डायग्राम से लगे। तो डायग्राम से थोड़ा आपने देखा होगा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, अपने आप आपको क्या करे, लुभावना लगे, कि एग्जामिनर का मन लगे पढ़ने में। आप ये समझिए, नहीं आपने ध्यान दिया तो जैसे ऐसे इसमें बना दिया, थोड़ा सा ऐसे बना दो, तो पहले से ही वो प्रभावित हो जाएगा। तो आपको अपने आप क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर दूसरे की अपेक्षा नंबर देगा ज़्यादा। और ये समझिए कि अगर आपको अच्छे से मेम फॉर्म फरे निकालना है तो अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस के बाद आपके 2 से केवल 2.5 महीने का ही समय देगा। हो सकता है उस वक्त सर्दी भी पड़े, ये आप समझिए। अगर दिसंबर में करा ले रहा है एग्ज़ाम, तो वो भी 8 दिसंबर को, तो आपने देखा होगा नहीं अब ये, चूँकि आपके इलाहाबाद का होना है पेपर, जुडिशरी का। तो आप खुद उम्मीद करिए कि हमें कितना समय लेगा। प्री तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं भाई। अब प्री में समझौता ना करके हम क्या करेंगे, हमें मेंस भी तो देना है, तभी तो हमारी रैंक अच्छी आ पाएगी। अब अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग। दक्षिण भारत में वृद्धि होती जनसंख्या सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म देती है, ठीक है ना। अब इसकी क्या करना है, हमें चर्चा करना है। तो देखिए भारत में जो लोगों की बढ़ रही आयु आने वाले समय में लाभों तथा अवसरों के साथ क्या करती है, चुनौतियों की समस्याएं ला सकती हैं। अब जैसे कैसे चुनौतियां, जैसे आपने देखा होगा वर्किंग पॉपुलेशन में कमी, भाई वृद्ध है तो वर्किंग अच्छे से काम नहीं कर पाए, कम उत्पादन क्षमता, उतना कैपेसिटी, जैसे इतना हम लोग इतना ज़्यादा बोल सकते हैं, सब वर्क कर सकते हैं, बूढ़े लोग नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। स्वास्थ्य संबंधी आपने देखा होगा कि उम्र के साथ में कई सारी समस्याएं आने लगती हैं। लो इनकम ग्रोथ हो जाएगी भाई, तब तो कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन आपने देखा उसके बाद राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। जैसे जो वृद्ध लोग हैं डिसीजन लेने में भी क्या करेंगे, डिसीजन तो ले लिया लेकिन वर्किंग फील्ड में नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। धन की समस्या आ गई। औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर वर्करों की समस्या हो जाती है, लेबर स्किल की समस्या हो जाएगी। भाई ज़रूरी थोड़ा है कि आपने देखा होगा कि अब उसमें रोबोट थोड़ा हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ अवसर भी हैं हमारे वृद्ध लोगों में से। अब अवसर के बारे में देख लेते। उम्र के साथ स्वास्थ्य बीमारियों का, जैसे कोई डॉक्टर है उम्र के साथ में उसको और अनुभव हो जाता है, जैसे डॉक्टर आ गया, मास्टर आ गया, शोधकर्ता हो गए, वैज्ञानिक हो गए, है कि नहीं। जॉब की उत्पत्ति हो जाएगी, नई जॉब जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास इतना अनुभव होता है कि कहाँ पर एनजीओ कोई चला सकते हैं। हमने देखा एनजीओ के माध्यम से भी हो सकता है। बिजनेस फंड के लिए बाहरी लोगों की मदद की जा सकती है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि आबादी, सरकार और आपने देखा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, वृद्ध होती है। देखिए ये चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था कि भाई बहुत बच्चे पैदा करो आप, क्योंकि वहाँ पर वृद्ध होती जनसंख्या आ रही है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए जो मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल आप बहुत कठिन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। बढ़िया से आप डायग्राम में लिखेंगे इनको और प्रयास करिए। आपको अगर 100 की स्पीड से चलना है तो स्पीड एक से पकड़ेंगे, नहीं कि 100 के में पहुंच जाएंगे। ये बात मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको लगना है, अच्छे से लगना है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप लगेंगे तभी आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। ये आप समझिए, 1000 प्लस पोस्टें आपकी हैं, आप ये समझिए, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल लगे रहिए, और आज के लिए आपका थैंक यू।